हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 2 जून। 2 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज एनालाइज करने वाले हैं। आज का द हिंदू एनालिसिस सेशन हम शुरू करें उससे पहले आप मुझसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिला करेगी। क्विज के जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ, क्विजेस पोस्ट करती हूँ। कल ही मैंने यहाँ पे एक लिस्ट पोस्ट करी है जो इम्पोर्टेंट कमिटीज की लिस्ट है रिगार्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज न्यूज में है उनकी लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अवेल कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। इसके अलावा मेल और ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। तो देखो, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। तो जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, जब आपको लग रहा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इन ऑल, तो ये हार्डेस्ट क्लाइंब जो है यही आपको बेस्ट व्यू तक लेके जाएगा, ठीक है। जब आप क्लाइंबिंग करते हो, ट्रैकिंग करते हो, तो आप इतना ऊंचा चढ़ के जाते हो किसी माउंटेन पे, किसी प्लेट्यू पे, और अंत में आपको सबसे बेस्ट व्यू देखने को मिलता है। वैसा ही हमारी लाइफ के साथ भी होता है, वैसे ही आपकी लाइफ के साथ भी हो रहा होगा। अभी आप लोग सभी जुटते होंगे तैयारियों में, कोई यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में होगा, कोई अगले साल के अटेम्प्ट की तैयारी में होगा। तो आप ये याद रखना कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, ये हालांकि अभी हार्ड लग रही होगी, लेकिन यही चीजें आपको आपके गोल तक लेके जाएंगी एंड दैट वुड बी द बेस्ट व्यू फॉर यू ऑल, ठीक है। क्योंकि आपने देखे होंगे कई सारे टॉपर्स के वीडियोस, ठीक है। कोई भी वो दिन नहीं भूलता है जब वो एक आईएएस ऑफिसर बनता है, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट व्यू दैट यू कैन हैव थ्रू योर हार्ड वर्क। ऑलराइट, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में आज कुछ भी नहीं है। GS2 में हम देखेंगे पॉलिटी में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, ये देखेंगे। गवर्नेंस के मेजरली आज टॉपिक्स हैं। तो गवर्नेंस में पहला टॉपिक है गन कंट्रोल लेजिस्लेशन के बारे में। तो अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या गन कंट्रोल लेजिस्लेशन में, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हेल्पलाइन फॉर वुमेन। तो जो वुमेन एनआरआई हस्बैंड्स के द्वारा अबैंडन कर दी जाती हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन लाने की कोशिशें चल रही है, रिकमेंडेशंस चल रही हैं, तो देखेंगे इसके बारे में भी। आगे बात करते हैं हर घर दस्तक 2.0। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके बारे में देखेंगे। कम्युनिटी ओरिएंटेड हेल्थ सर्विसेज। तो ये आज का द हिंदू का एडिटोरियल है, बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल है और काफी कॉम्प्रहेंसिव एडिटोरियल है, इसको हम देखेंगे इन डिटेल। ऑलराइट, GS3 एंड GS4 दोनों में आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, अंडरस्टैंडिंग गन कंट्रोल लेजिस्लेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो देखो, ये न्यूज में क्यों है, सबसे पहले तो ये समझो। जब भी आप कोई चीज पढ़ो ना, तो ये समझने की कोशिश किया करो कि ये न्यूज में क्यों है, ये करंट अफेयर्स में क्यों है, इससे रिलेटेड क्या कोई नई चीज हुई है अभी हाल ही में, ये चीज समझना है। इवन जब आप प्रीलिम्स में जाओगे, अभी 2022 का प्रीलिम्स है 5 जून को, है ना। तो जब आप प्रीलिम्स के पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ये समझने की कोशिश करना कि एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन क्यों पूछा होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ होगा उससे रिलेटेड जो न्यूज में रहा होगा। तो अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ जाओगे ना, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो हमेशा जब कोई चीज नहीं समझ आए तो उसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो गन कंट्रोल लेजिस्लेशन के बारे में न्यूज में क्यों है ये, तो न्यूज में इसीलिए है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका में जो गन है वो ओपनली बिकती हैं, ठीक है। उसके ऊपर कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट एक फंडामेंटल राइट है कि आप गन्स को रख सकते हो फॉर योर सेल्फ डिफेंस। ओके, अब इसी के चलते क्या हो रहा है, कई सारी जगहों पर ये मास किलिंग्स देखने को मिलती है। क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है अपने पेरेंट्स से नाराज है, अपने आप से नाराज है, एजुकेशन सिस्टम से नाराज है, किसी से भी नाराज है, गन खरीदता है और जाके स्कूल में अंधाधुंध शूटिंग करता है, जिसमें छोटे बच्चे हों, टीचर्स हों, जो चपेट में आता है सब मारे जाते हैं। वैसे ही कोई नॉर्मल आदमी है, अडल्ट है, ठीक है, ये गन खरीदता है आराम से जाके गन स्टोर में से, आउट ऑफ हिज ओन फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ हिज ओन मेंटल इलनेस, जो भी उसका जिस भी परिस्थितियों से वो गुजर रहा है, उसके फ्रस्ट्रेशन में पहले दूसरों को मारता है अंधाधुंध, फिर खुद को मार देता है। तो यहाँ पे जो मास किलिंग्स देखने को मिल रही है, दैट द रीजन बिहाइंड इज दिस कि यहाँ पे जो गन कंट्रोल है, गन कंट्रोल लेजिस्लेशन बहुत ही कमजोर है अमेरिका में। तो यहाँ पे एक तो ये यूएस के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि यूएस के कॉन्टेक्स्ट में क्यों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएस के, दैट फियर हैज नो प्लेस इन स्कूल। ओके, तो स्कूल में फियर की कोई जगह नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे लोग जो है, बच्चे जो है स्कूल में अब डरे हुए रहते हैं कि कोई आएगा अजनबी सा आदमी और आके हम सभी को गन से शूट करके चला जाएगा।
दूसरा देखो, थॉट्स प्रेयर्स डोंट सेव लाइव्स, गन रिफॉर्म विल। तो यहाँ पे सिर्फ प्रेयर्स करने से लाइव्स नहीं बचती, गन रिफॉर्म से लाइफ बचेगी, ठीक है। तो ये यूएस का है। ओके, इंडिया में भी ये क्यों है न्यूज में? देखो, ये एक सिंगर है, ठीक है, सिंगर थे, काफी लेजेंडरी सिंगर है, सिद्धू मूसेवाला। इनकी रिसेंटली अभी किसी ने शूट करके इनका मर्डर हो गया, ठीक है, तो इनकी डेथ हो चुकी है ना। ये भी न्यूज में रहे हैं काफी ज्यादा। ये न्यूज में इसीलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने गन कल्चर को काफी प्रमोट किया है, ऐसे एलिगेशन लगते हैं इनके ऊपर, ठीक है, कि इन्होंने गन कल्चर को प्रमोट किया है। इनके लिरिक्स में गन कल्चर को आप देखोगे, इनके वीडियोज में आप देखोगे बहुत सारी गन्स देखने को मिलती है। तो ऐसा अलेज किया जाता है कि गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट इनके ऊपर कुछ प्रोसीडिंग्स भी चली थी कि इन्होंने आर्म्स एक्ट का वायलेशन करा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये न्यूज में, ये जो गन्स हैं, गन रिफॉर्म है, गन लेजिस्लेशन है, इसीलिए ये न्यूज में है। ओके, तो ना देखो हम देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो देखो यहाँ पे समझाया गया है कि यूएस की बात करिए अभी। तो देखो यूएस जो है, यूएस में 11 दिनों में 2 मास किलिंग हुई है, ठीक है, 2 मास किलिंग हुई है, जिसमें 30 पीपल हैव बीन डाइड। ओके, तो 30 लोगों की जान चली गई है। और अगर आप देखोगे 2020 का डाटा, तो लगभग 24,500 है कुछ, तो 25,000 जाने जो गई है इस साल, जो मर्डर्स हुए हैं 25,000, उसमें से जो 79% मर्डर्स हुए हैं दैट आर बिकॉज ऑफ द फायर आर्म। तो ये जो गन्स वगैरह हैं उनसे ये मर्डर्स हुए हैं 79%, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि कितना ज्यादा अनकंट्रोल्ड गन कल्चर यहाँ पे यूएस में चल रहा है। ओके, नाउ देखो यूएस का लॉ क्या कहता है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यूएस में है एक, यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 2nd अमेंडमेंट हुई। 2nd अमेंडमेंट में कुछ राइट्स जोड़े गए लोगों के लिए, और इन 2nd अमेंडमेंट के थ्रू एक राइट आया, द राइट ऑफ पीपल टू कीप एंड बियर आर्म विच शैल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड। यानी कि जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं यूएसए के, वो यहाँ पे जो आर्म्स है उसको रख सकते हैं, उसको बियर कर सकते हैं, उसको खरीद करके अपने जेब में लेकर घूम सकते हैं खुलेआम, ठीक है। ये कहता है इसका जो राइट 2nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। और यूएस का सुप्रीम कोर्ट इसको अपहोल्ड करता है, ये कहते हुए कि सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पे सिटीजन्स के पास अगर आर्म्स हैं तो ये उनका राइट है। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मैंने इसके बारे में पहले भी आपको समझाया था कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीछे एक बहुत बड़ी गन लॉबी है, ठीक है, बहुत बड़ी गन लॉबी है। इस लॉबी के लोग जो है, इस लॉबी के लोग कौन है? वो लोग जो गन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत ही वेल्दी, बहुत ही प्रॉस्परस लोग हैं, और ये लोग जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो यहाँ का जो सीनेट है, जो कांग्रेस है, वो इस गन कंट्रोल रिफॉर्म्स को ला नहीं पा रही है इस गन लॉबी के कारण। ओके, सेकेंड है हमारा कनाडा। कनाडा में किस तरह के गन लॉज हैं, आर्म्स किस तरह से रेगुलेट होते हैं। तो देखो यहाँ पे एक लेजिस्लेशन आया है रिसेंटली मंडे को, जहां पे ये बोला गया है कि जो हैंडगन्स हैं, हैंडगन्स के ऊपर नेशनल फ्रीज लगा दिया गया है, यानी कि इनकी सेल, इनकी परचेज, इनका ट्रांसफर, इंपोर्ट, ये सब कुछ अभी के लिए बैंड है, ठीक है। प्रिवेंट करने के लिए कोशिश की गई है, नेशनल फ्रीज लगाया है हैंडगन्स पे। अब यहाँ पे भी ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि 2020 में जितने भी मर्डर्स हुए उसमें से लगभग 49% मर्डर्स जो हुए थे वो इन फायर आर्म्स के यूज के थ्रू हुए थे। ओके, तो यहाँ पे आज के टाइम पे ऐसा है कि 1978 के पहले जिसने भी अपनी जो गन है, वेपन है, उसको यहाँ पे रजिस्टर करा लिया था वो तो ठीक है। जिसने भी 1978 के बाद कराया है वो यहाँ पे गन्स रख नहीं सकता, वो इलीगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो गन लाइसेंस है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। 18 ईयर्स के अगर आप हो, 18 ईयर्स के ऊपर कोई भी है वो यहाँ पे गन्स खरीद सकता है, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे पहले उसको कैनेडियन फायर आर्म सेफ्टी कोर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे पहले चेक करेगी गवर्नमेंट जो भी एप्लीकेंट है उसके अगेंस्ट की यहाँ पे कोई इसकी हिस्ट्री तो नहीं है वायलेंस की। गवर्नमेंट नहीं, जो भी फायर आर्म का जो भी विक्रेता है, जो भी बोलते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो भी डीलर है वो, ओके, तो ये चेक करेगा जो भी एप्लीकेंट है उसकी कोई वायलेंस वाली हिस्ट्री तो नहीं है, कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, ठीक है, या फिर उसको पहले बार तो नहीं किया गया है, बैन तो नहीं किया गया है उस पर्सन को ये फायर आर्म्स रखने के लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी, और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसको पनिश भी किया जाएगा अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये कनाडा के लॉज हैं। जापान में थोड़े और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जापान में ऐसा है कि यहाँ पे आप गन ऐसे ही नहीं खरीद सकते, आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, मंथ्स लग जाते हैं आपको एक गन की यहाँ पे एक रजिस्टर करवाने में, एक गन को, या फिर एक सर्टिफिकेट लेने में। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है हैंडलिंग की और सेफ्टी की। उसके बाद आपका यहाँ पे स्क्रूटिनी होती है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है आपके अगेंस्ट, कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी भी प्रूव करनी पड़ती है। कम से कम 18 ईयर्स का आपको होना पड़ेगा, कोई मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए,
5 साल तक इसका जो गन का जो सर्टिफिकेट रहता है, लाइसेंस रहता है, वो यहाँ पे वैलिड रहता है। अगर आप इसको वायलेट करते हो तो आपको 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। अब इसके पीछे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो जापान में इतने स्ट्रिंजेंट लॉज है ना गन्स को लेकर, इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि वर्ल्ड वॉर 2 ने, आप सभी को पता है, वर्ल्ड वॉर 2 ने जापान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब से जापान इसी कोशिश में लगा हुआ है कि डीमिलिटराइजेशन किया जाए पूरे के पूरे जापान का, इसीलिए यहाँ पे गन्स खरीदना इतना मुश्किल है। दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पे जो क्राइम रेट है काफी कम है, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत कम है, ठीक है। तो क्राइम रेट काफी कम है, इसीलिए सेल्फ डिफेंस जैसी चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है लोगों को, और इसीलिए फायर आर्म्स रखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पे जो गन्स के लॉज हैं, आर्म्स के रेगुलेशन के लिए जो लॉज है वो इतने स्ट्रिंजेंट है। न्यूजीलैंड की बात करें तो देखो, न्यूजीलैंड में पहले भी ऐसे ही था कि पहले आप आराम से गन खरीद सकते थे। अभी यहाँ पे 2019 से ये रेगुलेशन लाए गए हैं, अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, ठीक है, नया लेजिस्लेशन लाया गया जिसमें ये बोला गया कि अब गन्स खरीदना उतना आसान नहीं होगा। अब 2019 में ऐसा क्या हुआ, 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में एक इसी तरह की मास शूटिंग हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पे गन लॉ लेजिस्लेशन लाया गया। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी फायर आर्म डीलर है उसको एक लाइसेंस नंबर लेना पड़ेगा, जो भी हर गन के साथ, हर आर्म के साथ उसको एक लाइसेंस नंबर देना पड़ेगा। जो भी उसके एम्प्लॉइज हैं उनकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। हर गन का, हर वेपन का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। एप्लीकेंट कम से कम 16 ईयर्स की एज का होना चाहिए, ठीक है। उसको हैंडलिंग आनी चाहिए, फायर आर्म्स की स्टोर करना आना चाहिए, सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, ओके। उसके अलावा स्क्रूटिनी भी की जाएगी कि यहाँ पे जो पर्सन है वो फिट पर्सन है कि नहीं गन्स होल्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर वो पर्सन 10 साल से कहीं बाहर रह रहा है तो उसकी प्रॉपर जांच होगी, इंक्वायरी होगी कि वो किसी क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं था, ये सब चीजें, ठीक है। और इंडिया में तो काफी स्ट्रिंजेंट है गन लॉस जो है, ठीक है। तो गन लाइसेंसेस जो है इंडिया में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो जब आप 21 ईयर्स के कम से कम हो, ठीक है। दूसरी चीज, आपके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं चलना होना चाहिए, ना कोई एफआईआर होनी चाहिए जिसमें वायलेंस इन्वॉल्व हो, ठीक है। या फिर ना ही आप अनसाउंड माइंड के होने चाहिए हो, ना ही आप पब्लिक सेफ्टी और पीस के लिए एक थ्रेट होने चाहिए हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगी एप्लीकेंट के बारे में, प्रॉपर स्क्रूटिनी के बाद, उसी के बाद यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा इंडिया में आपको रिगार्डिंग अ गन या फिर अ वेपन, ओके। तो आर्म्स एक्ट 2019 में भी यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था इसमें, और आर्म्स एक्ट में पहले क्या होता था कि आप पहले 3 वेपन रख सकते थे आफ्टर अ कंप्लीट प्रोसीजर, ओके। लेकिन अब आप सिर्फ यहाँ पे 2 वेपन रख सकते हो, ओके। तो इंडियन लॉ जो है वो पर्टिकुलरली इलेबोरेट करते हैं कि किस तरह से सेल होगी, किस तरह से जो ट्रेड है वेपन्स का लॉफुल तरीके से होगा, अनलॉफुल नहीं होगा, ठीक है। किस तरह से लाइसेंस्ड वेपन्स के बारे में प्रोविजन बनाया जाए, सोशल हार्मनी को किस तरह से मेंटेन रखना है। यहाँ पे एक चीज और, that no entity is permitted to sell or transfer any firearm which does not bear a name of maker। तो हर फायरआर्म के ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए कि किसने बनाई है, और इसको आप ट्रांसफर या सेल तभी कर सकते हो जब इसके ऊपर ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है, नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे अगर अनलॉफुल तरीके से हो रहा है तो पनिशेबल है, और अगर आप आर्म्स एक्ट को वायलेट करते हो तो 7 ईयर्स से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा आपको हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे हमको समझ आया कि इंडिया में तो काफी स्ट्रिंजेंट फिर भी है, लेकिन इसमें जो दूसरी कंट्रीज है उनमें अभी भी और यहाँ पे बदलाव लाने की जरूरत है, ओके। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है, सेंटर नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ 8 न्यू हाईकोर्ट जजेस। तो देखो यहाँ पे न्यूज यही है कि यहाँ पे 8 जो हाईकोर्ट जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जा रहा है, ओके। तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे किस किस को अपॉइंट किया जा रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाईकोर्ट में जजेस अपॉइंट होते कैसे हैं। तो अब आपको पता है हमारे देश में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, है ना, जो भी लोकल कोर्ट्स होते हैं वो आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, तो ये सब आते हैं। तो इस तरह की एक हिरार्की चलती है। नाउ देखो, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन इंडिया में कब ओरिजिनेट हुआ, 1862 में हुआ, जब बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट्स बनाए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स याद रखना है ना। दूसरी चीज ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर स्टेट का कम से कम एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो यहाँ पे 2 स्टेट्स के लिए सिंगल हाई कोर्ट बना सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में है भी, पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, तो किसने डिसाइड किया, ये पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, ओके। अच्छा, जो भी हाई कोर्ट रहेगा उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट की बाउंड्री से
को टर्मिनस होगा, यानी कि जितनी स्टेट की बाउंड्री है उतना ही हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा। लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकती है बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ओके, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा हाई कोर्ट का? तो देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जजेस हैं हाई कोर्ट में, कितने नंबर ऑफ जजेस रहेंगे ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, ना कि पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट में यही चीज कि कितने नंबर ऑफ जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसके केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के ही जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। रिमूवल का भी जो प्रोसीजर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही होता है। ओके, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है इनको अपॉइंट किया जाता है आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो मान लो मध्य प्रदेश का यहाँ पे जो हाई कोर्ट है इसके सीजीआई को हमको अपॉइंट करना है। तो कैसे अपॉइंट करेंगे? जब पहले तो जो हमारे यानी कि चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हमको अपॉइंट करना है। तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, और जो इस स्टेट के गवर्नर हैं, ठीक है, ये दोनों का यहाँ पे कंसल्टेशन होगा, और यहाँ पे इनके कंसल्टेशन के बाद किसी को पिक करेंगे, किसी कैंडिडेट को, और ये नाम जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर इसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन डिसाइड कौन करता है? सीजीआई और गवर्नर आपस में कंसल्टेशन के थ्रू डिसाइड करते हैं। अगर मान लो हाई कोर्ट दो से ज्यादा स्टेट्स का है, ठीक है, तो उस केस में हर स्टेट के गवर्नर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो दूसरे जजेस हैं, जैसे चीफ जस्टिस के अलावा जो दूसरे जजेस हैं, उनको अपॉइंट करने का जिम्मा जो होता है वो भी प्रेसिडेंट का ही रहता है। लेकिन कैसे होता है ये? तो सीजीआई जो है अपने जैसे देखो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एक तो सीजीआई है, और इनके बाद जो दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इनके साथ मिलकर ये तीनों जो लोग हैं आपस में डिस्कस करेंगे, और इनकी कंसल्टेशन जो भी होगी, जैसे मान लो ये पर्सन ए पर्सन का नाम लेते हैं, तो इसी पर्सन के नाम को आगे फॉरवर्ड किया जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली ए पर्सन को ही यहाँ पे अपॉइंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनका कॉलेजियम, इसको कॉलेजियम बोलते हैं, ठीक है, जो सीजीआई है, जो दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, तो इस ग्रुप को कॉलेजियम बोलते हैं। तो कॉलेजियम की राय यहाँ पे इनको माननी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। ओके, ना क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन देखो, यहाँ पे जो भी जज बनेगा उसको एक तो इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, दूसरा कम से कम उन्होंने कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो फॉर 10 ईयर्स, या फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो फॉर 10 ईयर्स। ओके, आगे बात करते हैं टेन्योर की। तो देखो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वहां पे जजेस 62 ईयर्स तक के एज तक टेन्योर होल्ड कर सकते हैं। आप मुझे बताना सुप्रीम कोर्ट के केस में टेन्योर कितना होता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के केस में टेन्योर कितना होता है जजेस का, ये बताना। ओके, अच्छा, अब इस एज से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि अगर इनको रिजाइन करना है इन जजेस को, तो ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देंगे। अगर इनको रिमूव किया जाना है तो वो भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पे जैसे ही वेकेट्स हिज ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो अगर यही जो हाई कोर्ट के जज हैं या चीफ जस्टिस हैं इनको सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाता है, तो वैसे ही इनका जो हाई कोर्ट में ऑफिस है, हाई कोर्ट में जो इनकी पोस्ट है वो वैकेट हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज कि इनको रिमूव कैसे किया जाता है? तो रिमूव वैसे ही किया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को किया जाता है, जैसे इम्पीचमेंट पूरा प्रोसेस होता है ना, वैसे ही होता है। उसके बाद सैलरी एंड अलाउंस। तो देखो जो यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनकी सैलरी जो होती है चार्ज होती है ओवर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे होती है, लेकिन जो इनकी पेंशन होती है, ठीक है, पेंशन इनकी चार्ज होती है ओवर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। ओके, और दूसरी चीज जो इनकी सैलरी होती है इसको डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। ओके, और जैसे ही अपॉइंट हो जाते हैं उसके बाद सैलरी में बदलाव नहीं आ सकता। ठीक है, कम नहीं कर सकते आप। ऑलराइट, और यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे हो सकता है कि आपकी जो सैलरी है उसको कटौती उसमें हो। ओके, तो ये है मेन चीजें रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ऑलराइट, आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल की, और हेल्पलाइन फॉर अबेंडन्ड वाइफ ऑफ एनआरआईज। तो देखो न्यूज ये है कि हमने देखा है कई जगह पे, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कई सारे न्यूज आपने पढ़ी होगी जिसमें हम देखते हैं कि जो एनआरआईज हैं इंडिया से बाहर जाते हैं कुछ लोग पढ़ने या जॉब करने, ठीक है, फिर वो दूसरे देशों में रह जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस में, कनाडा में। तो ये जो दूसरे देश में रह जाते हैं इसमें से मेजरली जो लड़के होते हैं, जो मेन होते हैं, एनआरआई मेन, ये क्या करते हैं, ये इंडिया आते हैं, किसी लड़की से, इंडियन लड़की से शादी करते हैं और उसको ले जाते हैं अपने साथ, जैसे मान लो कनाडा ले गए, ठीक है, यहाँ पे ले जाते हैं, फिर इस लड़की को काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है, काफी टॉर्चर किया जाता है, या फिर ये जो मेन है वहां जाके इनको अबेंडन कर देते हैं।
यानी कि छोड़ देते हैं। तो ऐसी लड़कियां जो इंडिया से आप लेके गए थे और फिर बाद में आपने इनको अबैंडन कर दिया, अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कई सारे ऐसे भी एलिगेशंस लगते हैं कि जो एनआरआई मेन है वो डाउरी के लिए ये सब कर रहे हैं, या अलग अलग चीजें हो सकती है, ठीक है। नॉट ऑल आर सेम, लेकिन ऐसे केसेस सुनने में आते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ये इस तरह की विमेन है who are abandoned by the NRI husbands, उनके लिए हेल्पलाइन लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और इसमें सबसे मेजर जो रोल निभा रही है वो है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इनकी एक मीटिंग हुई जिसमें NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कुछ चीजें रिकमेंड करी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये बोला है कि एक तो नॉन बेलेबल वारंट जारी होना चाहिए उन लोगों के अगेंस्ट, उन मेल्स के अगेंस्ट जो कि ऑफेंडर हैं इस केस में, जो अब्रॉड में रह रहे हैं। लेकिन इनके साथ इशू क्या होता है कि ये लोग ना अपने एड्रेस को बार बार चेंज करते रहते हैं, तो इनको आप ट्रैक इजीली नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमको एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना चाहिए। दूसरा, एक प्रॉपर वेबसाइट बनानी चाहिए सो दैट द वुमेन कैन रीच आउट द गवर्नमेंट और उनको यहाँ पे जो भी मदद चाहिए वो मिल सके, ठीक है। तीसरी चीज, चाइल्ड कस्टडी के केस में भी, जैसे चाइल्ड कस्टडी के केस में जैसे मान लो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ए एंड बी। जो ए है ये एनआरआई है, ये बी को इंडिया से ले गया, ठीक है। इनका एक बच्चा है एक्स। ओके, तो अब ये जो है ए जो है इसने बी को अबैंडन कर दिया, तो बी अपने बच्चे के साथ इंडिया आ गई, ठीक है। तो अब इसकी चाइल्ड की कस्टडी के ऊपर भी केसेस चलते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एनसीडब्ल्यू का ये कहना था कि यहाँ पे जो मदर है, मदर गार्जियन होती है बच्चे की टिल द एज ऑफ 5 years। ओके, और उसके बाद यहाँ पे डिसाइड होती है कस्टडी किसकी है। हमने यहाँ पे हेग कन्वेंशन साइन नहीं किया। अब हेग कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेग कन्वेंशन हमने इंडिया ने साइन नहीं किया। अब हेग कन्वेंशन क्या बोलता है? हेग कन्वेंशन ये बोलता है कि मान लो कोई दो लोग हैं, ए एंड बी, जैसे यहाँ पे ये देखो ये दोनों लोग हैं, ये दोनों जो है ये पेरेंट है इस एक्स बच्चे के, ठीक है। अब मान लो बी एक्स को लेकर इस देश से, जैसे ये कनाडा में रह रहे थे, ये दोनों जो है बी जो है एक्स को लेकर इंडिया आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हेग कन्वेंशन ये कहता है कि ऐसे में बी जो है एक्स को लेकर आ गई है बिना ए की परमिशन से, तो एक्स को वापस इनको लौटाना पड़ेगा कनाडा को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन एनसीडब्ल्यू जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने कहा कि हमने तो हेग कन्वेंशन साइन नहीं किया है, तो हम क्यों लौटाएं बच्चे। अगर ऐसा कोई केस होता है जहाँ पे वुमेन जो है उसको अबेंडन कर दिया है उसके हस्बैंड ने, एनआरआई हस्बैंड ने, तो वो अपने बच्चे को साथ लेकर आई है, तो हम वहाँ पे उसको वापस क्यों लौटाएं जब हमने हेग कन्वेंशन यहाँ पे साइन ही नहीं किया है, ठीक है। तो वी डू नॉट हैव टू रिटर्न द चाइल्ड, ये सब चीजें कही गई है। तो कुल मिला के डाइवोर्स हो गया, अबेंडनमेंट हो गया, चाइल्ड कस्टडी हो गई, इसकी पूरी बातें करी है एनसीडब्ल्यू ने यहाँ पे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी यहाँ पे, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये याद रखना स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी यानी कि किसी एक्ट से बनी हुई है, पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनी हुई है। ये किसके लिए काम करती है? नाम से ही क्लियर है, विमेन के वेलफेयर के लिए, विमेन के एम्पावरमेंट के लिए, विमेन के पॉलिसी मैटर्स के लिए काम करती है। बनाई गई थी 31 जनवरी 1992 में। कौन से एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है? तो देखो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था 1990 का, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे एक तो जो राइट्स हैं विमेन के इंडिया में उसको रिप्रेजेंट करेगी, ये जो कमीशन है विमेन की वॉइस को रिप्रेजेंट करेगी इंडिया में, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो भी एविल्स हमारे सोसाइटी में लाई करते हैं फॉर अगेंस्ट द विमेन, उनको एड्रेस करेगी, उनको यहाँ पे क्या करेगी, उनको काउंटर करेगी। तो देखो जैसे डाउरी वाला केस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन जॉब हो गया, विमेन का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है एज ए लेबर, ये सब कुछ जो मैटर्स हैं इनसे डील करती है, इनको प्रिवेंट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जो भी एविल्स एग्जिस्ट करते हैं समाज में अगेंस्ट द वुमेन, उनको एड्रेस करने की कोशिश करती है, उनको कॉम्बैट करने की कोशिश करती है। अच्छा, इसके कंपोजिशन की भी बात कर लेते हैं। तो एक इसमें चेयरपर्सन होता है, ठीक है, एक चेयरपर्सन होता है और 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, जो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करेंगे। याद रखना कि इन 6 में से कम एक मेंबर होना चाहिए, एक एससी से, एक यानी कि शेड्यूल कास्ट से, एक शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, कैंपेन ऑन टू बूस्ट वैक्सीन कवरेज। तो देखो एक कैंपेन लॉन्च किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है हर घर दस्तक 2.0, ठीक है। तो ये जो हर घर दस्तक 2.0 है, इससे पहले 1.0 भी आया ही होगा। तो देखो ये जो हर घर दस्तक सबसे पहले कैंपेन आया था, ये 2021 में लॉन्च किया गया था आफ्टर कोविड, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हर जो सिटीजन है उसको फ्री वैक्सीन मिलेगी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैक्सीनेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे एम हमारा ये था कि कम से कम फर्स्ट डोज तो सभी को लग जाए, ठीक है। तो तब ये हमारा एम था। तो यहाँ पे कहा गया था कि नो डिस्ट्रिक्ट शुड बी
विदाउट फुल वैक्सीनेशन। तो फुल वैक्सीनेशन के बिना कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए। और डोर टू डोर कैंपेन थी, यानी कि इम्यूनाइजेशन के लिए जो वर्कर्स थे, वॉलंटियर्स थे, वो डोर टू डोर जा रहे थे। ओके, अब इसी का एक्सपांशन किया गया 2.0 में, और इसमें मेजर जो बेनिफिशियरी होंगे, मेजर जो फोकस रहेगा वो रहेगा ओवर द ओल्ड एज होम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रिजन एंड ब्रिक किल्स। तो जो लोग इससे थोड़े से प्रिवेंटेड रह गए हैं वैक्सीनेशन से, जैसे ओल्ड एज होम्स तक नहीं पहुंच पाई हैं वैक्सीन, या फिर स्कूल कॉलेजेस प्रिजन्स तक नहीं पहुंच पाई हैं, ब्रिक किल्स जैसे जो होती है, जो ये ईंटों की भट्टी होती है ना वहाँ पे, तो जो लेबरर्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है, तो उन तक वैक्सीनेशन पहुंचाने का हमारा काम रहेगा। और दोनों डोज, ठीक है, दोनों डोज रहेंगे इसमें। सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में ये लागू किया जाएगा इन द मिशन मोड, ठीक है। इसमें इंटेंसिव पुश किया जाएगा फुल वैक्सीनेशन कवरेज के लिए, ठीक है, जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए। तो 2021 में पहला जो हर घर दस्तक कैंपेन था वो लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे इसके काफ़ी सक्सेस देखने को मिली। इसमें हमने देखा कि जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं उनको फर्स्ट यहाँ पे डोज लगाना था, लेकिन अब हमारा ऐसा है कि फर्स्ट, सेकंड और प्रिकॉशनरी डोज भी हम लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो जो नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है अभी तक की, इसमें हमने देखा है कि 193 करोड़ जो वैक्सीनेशन डोजेज हैं हम दे चुके हैं, जिसमें से 96.3% जो हमारी जनता है, ठीक है, जो 15 ईयर्स से ऊपर वाली जो हमारी जनता है, 96% जनता को कम से कम एक डोज लग चुका है, और लगभग 86% जनता को दोनों डोजेज लग चुके हैं, ठीक है। तो दिस शोज द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडियन वैक्सीनेशन ड्राइव। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इशू है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, ये एक एडिटोरियल है, अ केस फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड हेल्थ सर्विसेज। तो देखो काफी कॉम्प्रहेंसिव है, एक एक करके देखेंगे। इसमें बताया गया है आशा वर्कर्स के बारे में, ठीक है। तो आशा वर्कर्स अभी न्यूज में ऑलरेडी चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि इनको यहाँ पे WHO ने ऑनर किया है, इनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, और इनको ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जो हमारी इंडिया के आशा वर्कर हैं इनको ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड दिया गया है, 6th ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड दिया गया है। हमारे देश में जो आशा वर्कर्स हैं वो 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख आशा जो वर्कर्स हैं ये काम करती हैं। तो इस आर्टिकल में देखेंगे कि हम आशा वर्कर्स काम क्या क्या करती हैं, किस तरह से हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो किस तरह से बना हुआ है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक तो हो गई आशा वर्कर्स, फिर एक है ऑक्सिलरी जो नर्स मिडवाइज हैं, फिर एक होती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब बनाती हैं प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को। इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अभी तक जो बेनिफिट्स लाई हैं आशा वर्कर्स, जो इनके अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं आशा वर्कर्स के सामने, और इसके बाद अंत में हम देखेंगे कि व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो कॉम्प्रहेंसिव आर्टिकल इस तरह से कि अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अबाउट द आशा वर्कर्स, आप इस आर्टिकल में से ही पूरा आंसर बना सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे इंडिया की 1 मिलियन जो आशा वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स का फुल फॉर्म क्या है? अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये इनका नाम है पूरा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ये न्यूज में इसीलिए थी क्योंकि ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड इनको मिला है। जब इनको ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड मिला तो हमारे देश ने बहुत ही प्राउड मोमेंट फील किया, प्राउड मोमेंट देखा, ठीक है, क्योंकि हमारे आशा वॉलंटियर्स को WHO ने रिकॉग्नाइज किया, और इन्होंने काम भी किया था पेंडेमिक के दौरान भी, पेंडेमिक के पहले भी, पेंडेमिक के बाद भी, ठीक है। अब देखो कोविड के पहले जब हम बात करते हैं तो कोविड के पहले आशा वर्कर्स ने काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हुए थे पहले से, ठीक है। जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में, ठीक है, इम्यूनाइजेशन में, जैसे हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में, यहाँ पे हर तरह से आशा वर्कर्स ने अपनी कोशिशों के थ्रू इस तरह की जो सिचुएशन थी इसको प्रिवेंट करने की, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। और ना सिर्फ रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में भी, दोनों एरियाज में फोकस किया था इन्होंने, और स्पेशली उन एरियाज पे ज्यादा फोकस किया था जहाँ पे जो डिफिकल्ट टू रीच हैबिटेशन है ना, जहाँ पे हमारा जो एकदम अपर लेवल वाला हेल्थ सिस्टम जो है, जैसे एम्स वगैरह जो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, वो जब इन एरियाज तक नहीं पहुंच पाते तो यहाँ तक ये लोग ही पहुंचते हैं, आशा वर्कर्स ही पहुंचती हैं, ठीक है। तो आशा जो है इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पहला तो इंडिया को पोलियो फ्री बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। दूसरा इम्यूनाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक तो कोविड का इम्यूनाइजेशन तो है ही है, साथ में जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन है उसमें आप सभी ने सुना होगा इंद्रधनुष मिशन के बारे में, ठीक है। तो इंद्रधनुष मिशन में इन्होंने बच्चों को इम्यूनाइज किया है। उसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने में, तो यहाँ पे जो मदर्स होती हैं, जो आगे जाके मदर्स बनने वाली होती हैं, टू बी मदर्स होती हैं, उनके लिए अवेयरनेस फैलाइए सो दैट वो किसी भी गलत
जो भ्रांतियां होती है, मिथ्स होते हैं, उसमें ना फंसे और यहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में इन्वॉल्व हो। ओके, इसके बाद जो न्यू बॉर्न है उसके सर्वाइवल में, IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने में, इन सभी का बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, अब देखो इनका कैसे जेनेसिस कैसे हुआ इस प्रोग्राम का, यानी कि किस तरह से ये आशा वर्कर्स का आइडिया हमको आया। तो देखो इंडिया में जो आशा वर्कर्स वाला जो प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था 2005 में। ठीक है, जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको एक्सपांड किया 2013 में टू अर्बन एरियाज ऑल्सो। तो यहाँ पे नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत इनको एक्सपांड किया गया टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आज की डेट में ऐसा है कि रूरल एरियाज में 1000 लोगों के ऊपर एक यहाँ पे आशा वर्कर होती है और अर्बन एरियाज में 2000 लोगों के ऊपर एक आशा वर्कर होती है। ठीक है, तो लोकल एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है ना। जो कोर है आशा प्रोग्राम का वो यही है कि यहाँ पे हमारा इंटेंशन जो था, गवर्नमेंट का इंटेंशन जो था वो ये था कि कम्युनिटी मेंबर्स की जो कैपेसिटी है उसको डेवलप किया जाए, सो दैट कम्युनिटी मेंबर्स खुद यहाँ पे बाहर आए, वॉलंटियर करें, कम्युनिटी को हेल्थ जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करें, हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करें। तो जो आशा प्रोग्राम है ये देखो इसके पहले 2 पास्ट इनिशिएटिव हुए थे। एक तो 1970s में हुआ था, 1975 में WHO का एक पेपर आया था जिसका नाम था हेल्थ बाय द पीपल। तो यहाँ पे हमने समझा कि लोग खुद कैसे हेल्थ इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कम्युनिटी लीडरशिप कैसे आ सकती है हेल्थ में, ये देखा। फिर 1978 में यहाँ पे एक अल्मा आता एक जगह है, USSR में हुआ करती थी, आज के टाइम पे कजाकिस्तान में है। यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर। तो इन दोनों को मिला जुला के हमने सोचा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्राइमरी हेल्थ केयर में कैसा रहेगा, और उसी के बाद हमारे पास आइडिया आया आशा वर्कर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्फेसिस था वो मेनली था कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स पे, कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स किस तरह से पार्टिसिपेटरी हेल्थ सिस्टम बना सकते हैं, पीपल सेंट्रिक हेल्थ सिस्टम बना सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंडिया में एक हम लेकर आए। इसके बाद देखो ये जो दोनों चीजें हुई, इसके बाद सीधे आशा वर्कर्स वाला आशा प्रोग्राम नहीं बना, इसके बाद बना कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स वाला प्रोग्राम, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स वाला। तो ये कुछ सालों तक तो सही चला, लेकिन आगे जाके इसमें कई सारे गैप्स आ गए, कई सारे इश्यूज आ गए, जिसके कारण ये फेल हो गया। ठीक है, अब इसमें कई सारे जो गैप्स थे, एक तो वो ये था कि यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स थे। ठीक है, तो चाहते थे हम, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कम्युनिटी के साथ ये कनेक्ट करें, लेकिन ये कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर ही नहीं पाए। ठीक है, पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे पॉलिटिकल विल की बहुत कमी थी। ठीक है, पॉलिटिकल विल की बहुत कमी थी, इसीलिए भी यहाँ पे ये नहीं हो पाया। ठीक है, देन आगे जाके हमने देखा कि यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है मीतानिन। ठीक है, तो ये मीतानिन का फुल फॉर्म क्या था, मीतानिन का मतलब क्या था? मीतानिन कहते हैं छत्तीसगढ़ में एक फीमेल फ्रेंड को। ठीक है, एक सखी होती है ना, वैसे उसको भी मीतानिन कहते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का जो मीतानिन इनिशिएटिव था, इसी से हम इंस्पायर हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि सारी फीमेल वॉलंटियर जो थे वो यहाँ पे हर 50 हाउस होल्ड के ऊपर एक फीमेल वॉलंटियर हुआ करती थी, और ये फीमेल वॉलंटियर क्या करती थी, यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती थी इन 50 हाउस होल्ड्स को। ओके, तो इसी प्रोग्राम के ऊपर बेस हमारा आशा प्रोग्राम बना। इसमें हमने जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट थे इनको इन्वॉल्व किया, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, NGO थे, इनको इन्वॉल्व किया, और इनके डेलिब्रेशन के बाद ही हमने ये आशा प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स शामिल हो गए, इसीलिए अब कोशिश ज्यादा यही रही यहाँ पे से कि कम्युनिटी कनेक्ट बन पाए। ठीक है, अब यहाँ पे पहला बेनिफिट तो यही हो गया कि जो आशा वर्कर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला तो यही है कि जिस विलेज में आपको काम करना है आप उस विलेज से ही बिलोंग करनी चाहिए हो। तो ऐसे में क्या होता है कि एक तो फैमिलियरिटी बढ़ जाती है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, और कम्युनिटी के साथ कनेक्ट आसानी से कर पाती है जो आशा वर्कर है वो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है, जैसे मान लो आशा वर्कर है, ठीक है, तो आशा वर्कर को यहाँ पे आशा का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे लास्ट ए क्या दिखाता है, एक्टिविस्ट। ठीक है, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो यहाँ पे ये एक्टिविस्ट जो नाम है ना, वो ही यहाँ पे जो आशा वर्कर है उनको एक सेंस ऑफ प्राउड देता है कि दैट वी आर द एक्टिविस्ट, वी रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी। ओके, अगर हम इसको सिंपली एक अगर लो गवर्नमेंट फंक्शनरी के फॉर्म में आशा को रिकॉग्नाइज करते, तो आशा वर्कर्स में उतनी ज़ील ही नहीं होती, उतना एक्साइटमेंट ही नहीं होता कि हम यहाँ पे समाज में कोई बदलाव लाएं। इनका जो नाम एक्टिविस्ट रखा गया ना, उसकी भी एक बड़ी भूमिका है। ठीक है, उसके बाद देखो चौथी चीज ये भी है कि यहाँ पे
जब ये वॉलंटियर्स अपने आप को बोलती हैं तो इनका जो प्रोसेस है वो स्लो चलता है। मतलब जैसे अगर मान लो मैं किसी चीज में वॉलंटियर कर रही हूँ तो मेरी जितनी मर्जी मैं उतना काम करूंगी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपको हम एक इंसेंटिव देंगे और ये होगा परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड अगर मुझे इंसेंटिव मिल रहा है तो मेरे पास क्या रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा, और मोटिवेशन के कारण मैं और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करूंगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव के साथ साथ यहाँ पे कुछ फिक्स्ड अमाउंट में भी पैसे मिलते हैं कुछ कुछ स्टेट्स में। ओके, जो आशा वर्कर्स हैं उनको। नाउ देखो, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं वो भी सभी लोग ये मानते हैं कि जो आशा वर्कर्स हैं अगर ये नहीं होती तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम है हमारा वो पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा होता। ओके, लेकिन इसको इन जो आशा वर्कर्स हैं इनके सामने कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। पहला चैलेंज तो यही है कि यहाँ पे इनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, अभी आपको पता है कोविड के बाद ये आशा वर्कर्स स्ट्राइक पे चली गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था, इनको कुछ अमाउंट ही नहीं मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक इनके घर नहीं चलेंगे ये कैसे समाज के लिए कुछ कर पाएंगी। एक तो कारण ये हुआ करता था। दूसरा ये कि जो जैसे मान लो कोई नई पर्सन को यहाँ पे आशा वर्कर के फॉर्म में रिक्रूट किया गया तो उसको समझ ही नहीं आता कि कम्युनिटी के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, विलेज के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। तो ऐसे में यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका सोल्यूशन ये निकाला कि यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया। आशा वर्कर ने इनकी सपोर्ट इनको करेंगे ANM यानी कि जो ऑक्सिलरी मिडवाइव्स है। ठीक है, वो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स हैं, ये करेंगे एक तो इनकी हेल्प, और एक आंगनवाड़ी वर्कर्स। ये सब आपस में तीनों कोऑर्डिनेट करके जो हेल्थ सिस्टम है विलेज का, अर्बन एरियाज को, उसको दुरुस्त करेंगे। तो ये AAA, ये तीन जो स्ट्रक्चर बनाए गए, आशा, AWW यानी कि आंगनवाड़ी, और एक ANM वर्कर्स, ये तीनों जो है फ्रंट लाइन फंक्शनरीज बन गए विलेज लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका काम सिर्फ हेल्थ के कोई देखना नहीं, न्यूट्रिशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करना था। ओके, तो विलेज हेल्थ हो गई, सैनिटेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सब कुछ में कोऑर्डिनेट करके काम करते थे। ठीक है, लेकिन अभी कुछ चैलेंजेस ये भी हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि जो आशा वर्कर्स है उनके पास कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड सैलरी नहीं है, करियर प्रोग्रेशन की कोई चांस इनके पास नहीं होता कि आशा वर्कर आप आशा वर्कर के फॉर्म में आपने ज्वाइन किया, आगे जाके आपका क्या है, आगे जाके 10 साल बाद क्या बनोगे, आप आशा वर्कर ही बने रहोगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ ANM बन जाओ या फिर आंगनवाड़ी वर्कर बन जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई करियर प्रोग्रेशन का स्कोप नहीं है, इसीलिए लोग ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव तो आप देते हो, लेकिन इसके साथ कुछ फिक्स्ड अमाउंट भी तो मिलनी चाहिए जिससे मोटिवेशन रहे। तो कुछ स्टेट्स देते हैं फिक्स्ड अमाउंट, लेकिन बहुत कम है ये भी। ठीक है, इसके अलावा देखो जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा रेम्यूनरेशन के लिए, कि यहाँ पे सभी आशा वर्कर्स जो हैं इनको एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिले। ठीक है, दूसरी चीज ये कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा सो दैट इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, यानी कि रीस्किलिंग अपस्किलिंग इनकी कर सकें हम, और इनकी रीस्किलिंग वगैरह करने के बाद इनको करियर प्रोग्रेशन दे सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई आशा वर्कर्स काफी अच्छा काम कर रही है तो आगे जाके इनको प्रमोट कर दिया, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ बना दिया, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर बना दिया, या फिर पब्लिक हेल्थ नर्स बना दिया। ये सब इनको करियर प्रोग्रेशन का एक स्कोप होना चाहिए। ओके, तीसरी चीज ये कि इनको भी सोशल सेक्टर सर्विसेज के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है जिसके लिए भी ये एंटाइटल्ड हो सकती है, इनको ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो आशा प्रोग्राम है इसमें एक एक्सटर्नल रिव्यू भी होना चाहिए कि बाहर से क्या दिख रहा है, जो भी अर्जेंट नीड्स हैं वो किस तरह से सॉल्व हो सकती हैं वो भी देखना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक रेगुलराइजेशन करना चाहिए ऑफ एनी टेम्पररी पोस्ट इन नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आशा जो हैं उनको परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बनाने की तरफ उनको सोचना चाहिए, या कुछ ना कुछ उनको करियर प्रोग्रेशन देना चाहिए सो दैट उनको ऐसा लगे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है, तभी वो उतने जोश के साथ, उतने उत्साह के साथ काम करेंगी। ठीक है, तो आज के टाइम पे हमको समझ आ चुका है कि आशा वॉलंटियर्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए, और इनको जो WHO ने रिकॉग्नाइज किया, दैट हैज बीन अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, लेकिन इनके एक्नॉलेज करना रोल इससे काम नहीं चलेगा, इनके चैलेंजेस को भी हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और इनके चैलेंजेस को हमको वे फॉरवर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्यूशन हमको इसके लिए लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है इसको पीपल सेंट्रिक बनाने में इनका बड़ा योगदान है, लेकिन हमारे पास एक रिमाइंडर भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इस कम्युनिटी ओरिएंटेड प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, और जो भी आगे आने वाले अगर कोई भी एपिडेमिक या पेंडेमिक आता है तो हमारे पास जो आशा वर्कर्स का जो सिस्टम है अभी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास हो आगे के लिए भी। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट वाज ऑल। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसके बारे में कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।